चलिए, पिछले लेक्चर में हम जो पीवाई की वो सीरीज चल रहा है आपका, इस क्वेश्चन तक हमने देखा था। इसमें एक था आपका प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास के बारे में था, ठीक है। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताई थी, प्रिज्मेटिक का भी और सर्वेयर का भी। तो आपसे इसमें स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ध्यान देंगे प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में, ठीक है। दोनों आप एंगुलर मेजरमेंट जब करते हैं तो एंगल जब को मेजर करना होता है वहां पे आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे किसमें आप WCB सिस्टम का यूज करते हैं, किसमें आप क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक। निडल किसमें ब्रॉड होती है, किसमें एज बार होती है। लीस्ट काउंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट में सारे जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबका इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो जो लीस्ट काउंट है आपके एंगुलर मेजरमेंट का प्रिज्मेटिक कंपास का, वो है 30 मिनट। और अगर सर्वेयर की बात करें तो वो है आपका 15 मिनट। ध्यान देंगे। और जो प्रिज्मेटिक कंपास में का जो ट्राइपॉड होता है वो उतना इसेंशियल नहीं होता, लेकिन सर्वेयर कंपास में बिना ट्राइपॉड के आप नहीं कर सकते, आपको ट्राइपॉड चाहिए। ट्राइपॉड के ऊपर अपना आप एंगल मेजर डिवाइस है कंपास को रखेंगे, फिट करेंगे, उसके बाद आप एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। बाकी लिस्ट काउंट को ध्यान देंगे इसमें। नेक्स्ट हमें दिखा था यहाँ पे डिप। तो डिप बताई थी मैं आपको, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर पे जो डिप की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। और अगर हम बात करें पोल की, तो चाहे नॉर्थ बोले चाहे साउथ बोले, वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा। नॉर्थ में बोलेगा तो 90 डिग्री अपवर्ड हो जाएगा, साउथ में बोलेगा तो 90 डिग्री डाउनवर्ड हो जाएगा डिप का वैल्यू, ठीक है। अब इसी में डिप और डेक्लाइनेशन वाले पे कंडीशन में आपके पास और क्वेश्चन बनता है। जो लाइंस है आपके इमेजनरी लाइंस, आइसोगोनिक, एगोनिक, आइसोक्लिनिक, ए क्लिनिक, मैं आपको इससे पहले वाले जब क्वेश्चन में आया था वहां पे मैं डिस्कस की थी इस चीज को। बाकी आपके जो एंगुलर मेजरमेंट का टॉपिक जहाँ पे पूरा कंटेंट होगा, तो उस अगर लेक्चर को आप देखेंगे तो वहां पे आपको सारा ये जितने भी लाइंस मैं यहाँ बोली हूँ, सारे लाइंस को मैं डेफिनेशन वाइज वहां पे क्लास में क्लियर करवाई हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस लाइन से भी, इमेजिनरी लाइन से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे। लीविंग आउट पार्ट ऑफ द डेटा मिस रीडिंग द सर्वे इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड। आपने गलती से मिस रीड कर लिया है इंस्ट्रूमेंट में, जो आपने रीडिंग पढ़ा उसमें आपसे गलती हो गई, आपने मिस रीडिंग कर लिया है, तो ये कैसा एरर कहलाएगा? नन ऑफ दीज, कांस्टेंट एरर, एक्सीडेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर या फिर मिस्टेक। आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? आपका इंस्ट्रूमेंट सही है, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सही है आपका, लेकिन आपसे गलती हो गई है पढ़ने में, मिस रीडिंग हो गया है आपसे। मिस रीडिंग दी सर्वे इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको आप? देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। कुछ एरर आपका ह्यूमन एरर होता है, कुछ नेचुरल होता है, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो ये जो है आपका मिस रीडिंग, तो आपका ह्यूमन एरर है, वो आपसे गलती हुआ है, आपने गलत पढ़ा। नेचर का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, इंस्ट्रूमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, तो ऐसे को आप बोलते हैं मिस्टेक। तो गलती है ना, तो जगह मिस्टेक, आपका मिस्टेक बोलेंगे इसको आप, आपसे मिस्टेक हुए पढ़ने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। इसमें क्या बोलता है? इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन इज 85 मीटर एंड 5 मीटर, देन इट्स लेंथ इन मीटर इज। आपको अगर किसी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर गिवन है, आपसे पूछ रहा है लेंथ, उसका लेंथ क्या होगा उस लाइन का? उस लाइन का लेंथ क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको किसी वैल्यू के लिए आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर गिवन है, तब आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, जब भी आपको लैटिट्यूड गिवन हो, जैसे लैटिट्यूड दिया है 85 मीटर, डिपार्चर हम लैटिट्यूड को एल से डिनोट करते हैं और डिपार्चर को डी से डिनोट करते हैं। डी मीन्स डिपार्चर एंड एल मीन्स लैटिट्यूड, ठीक है। कभी भी आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर दे और किसी इसके लेंथ पूछे, किसका लेंथ कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे आप लेंथ को? लेंथ निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। तो लैटिट्यूड कितना आपके पास 85, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, और डिपार्चर है 5, इसका हम कर देंगे स्क्वायर।
सॉल्व करिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप 85 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर करना, दोनों को ऐड कर देना, उसका अंडर रूट फाइंड करना, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा होगा 85.15 मीटर, ऑप्शन ई। क्लियर है क्या ये? तो जब भी आपको किसी लेंथ के लिए कोई कोई लाइन है, उसके लैटिट्यूड डिपार्चर दे, अगर आपसे लेंथ पूछता है कि उस लाइन का लेंथ कितना होगा, लैटिट्यूड डिपार्चर गिवन है, तो आप ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ देखिए क्या बोलता है, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ कैमरा इज टिल्टेड बाय 1 सेकेंड। दो लगा है ना, इसका मतलब 1 सेकेंड है बोल रहा है। टू द वर्टिकल टू कवर लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स while taking photograph from air, the resulting photograph will be। ऑप्शन ए बोलता है ऑब्लिक फोटोग्राफ, बी बोलता है हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ, सी बोलता है नन ऑफ दीज, डी बोलता है टिल्टेड फोटोग्राफ, ई बोलता है वर्टिकल फोटोग्राफ। ई बोलता है वर्टिकल फोटोग्राफ। देखिए जैसे मान लेते हैं ये इस लाइन पे आपका जो प्लेन है वो ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे से कैमरा लगा, इसे पिक्चर क्लिक करने वाला है, पिक्चर क्लिक करने वाला है आपके किसी ग्राउंड का। तो ग्राउंड आपकी ऐसे है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इसका ये पिक्चर क्लिक करेगा, ठीक है, इसका ये पिक्चर क्लिक करेगा। चलिए ठीक है, जब पिक्चर क्लिक करेगा तो मान लीजिए ऐसा ग्राउंड कवर करेगा, ये ऐसा ग्राउंड कवर करेगा। अगर मान लो इसने ये जैसा आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के इधर एग्जैक्टली ऊपर में आपका क्या है, ग्राउंड जिसका पिक्चर लेना है उसके जस्ट ऊपर में इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये जस्ट इसके ऊपर से पिक्चर ले रहा है, तो ऐसे फोटोग्राफ को आप बोलते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ। बिल्कुल सीधा अगर आप फोटो ले रहे हैं, ग्राउंड है, ग्राउंड के एकदम बीचों बीच में आपका प्लेन है और वहां से फोटोग्राफ ले रहा है, तो ऐसे को आप बोलते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टिकल फोटोग्राफ। लेकिन लेकिन क्या हो, अब मान लीजिए आपको पिक्चर लेना है इसी का, आपको पिक्चर लेना है इसी ग्राउंड का, लेकिन आप थोड़ा आगे मूव कर गए हैं, आप थोड़ा आगे मूव कर गए हैं और आपको पिक्चर लेना है इस जगह का। ठीक है, अब ये वैल्यू डिपेंड करता है, अगर देखो आपका एयरक्राफ्ट है ना जो मूव कर रहा है 3 डिग्री से ज्यादा मूव हो गया है, 3 डिग्री से ज्यादा वो आगे चला गया और पीछे का पिक्चर ले रहा है, तो ऐसे को आप बोलते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ। क्या बोलते हैं, टिल्टेड फोटोग्राफ। अगर 3 डिग्री से ज्यादा है, 3 डिग्री से अगर आपका ज्यादा का एंगल बन रहा है, तो इसको आप बोलते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ। इससे ऊपर को आप सबको वर्टिकल बोलेंगे। 3 डिग्री से छोटा है, कम है वैल्यू, और आप अगर उसका पिक्चर ले रहे हैं तो आप बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ। 3 डिग्री से अगर ज्यादा हो रहा होगा तो आप बोलेंगे टिल्टेड फोटोग्राफ। क्या बोलेंगे, टिल्टेड फोटोग्राफ। ठीक है, अगर मान लीजिए वैल्यू और ज्यादा हो गया, ये 40 से 45 के लगभग बीच में है, 40 से 45 के बीच में अगर आप इतने डिग्री ऑफ एंगल में फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फोटोग्राफ। बहुत बड़े एरिया को अगर कवर करना होता है तो वर्टिकल फोटोग्राफ में लेके हम लोग ऑब्लिक फोटोग्राफ में जाते हैं। और ऑब्लिक में भी डिफरेंट होता है, लो ऑब्लिक, हाई ऑब्लिक। वो जब डिटेल में फील्ड एस्ट्रोनॉमी में जब फोटोग्रामेट्री आप पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में सब इसके बारे में सब कुछ है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, टिल्ट कितना से 1 सेकेंड से कम है बोलता है, टिल्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो आपका 3 डिग्री से छोटे के लिए वर्टिकल फोटोग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड बोला है तो हमारा वर्टिकल फोटोग्राफ हो जाएगा। अगर 3 डिग्री से ज्यादा बोलता तो टिल्टेड होता। 40 से 45 थोड़ा ज्यादा रेंज है, 30, 40, 45, ऐसे को आप बोलेंगे ऑब्लिक फोटोग्राफ। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या?
ऑब्लिक में भी अगर आप देखेंगे ना तो ऑब्लिक में दो होता है, एक होता है आपका हाई ऑब्लिक, एक होता है लो ऑब्लिक। एक होता है आपके पास हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ, हाई ऑब्लिक, और एक होता है आपका लो ऑब्लिक, लो ऑब्लिक। तो हाई ऑब्लिक में क्या होता है ना, हाई ऑब्लिक में क्या होता है, इसमें आपको हॉरिजन शो होता है, इसमें आपको हॉरिजन दिखता है, हॉरिजन शो होता है, इसमें इसमें नहीं होता, नॉट। हॉरिजन का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको आकाश, आपका आकाश और धरती, जो धरती है मान लीजिए, और जो आकाश मिलते हुए दिखते हैं ना, उस पॉइंट को आप हॉरिजन बोलते हैं। किसको बोलते हैं हॉरिजन? जहां पे आपको लगे कि आपका जो आकाश है, आसमान है, और जो धरती है मिलते हुए दिख रहे हैं आपको जिस पॉइंट पे, उसको आप बोलते हैं हॉरिजन। तो जो आपकी हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ होती है उसमें हॉरिजन दिखता है, और लो ऑब्लिक में आपको हॉरिजन नहीं दिखता है। क्लियर है? तो अगर आप एकदम 90 डिग्री पे पिक्चर ले रहे हैं बिल्कुल, तो उसको आप बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ। अगर ये 3 डिग्री से छोटा टिल्ट है, अगर 3 डिग्री से कम के टिल्ट पे आप ले रहे हैं फोटोग्राफ, तो उसको आप वर्टिकल बोलते हैं। 3 डिग्री से अगर ज्यादा हो गया तो आप उसको बोलते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ। तो टिल्ट आप फोटोग्राफ लेते क्यों है? ताकि आप बड़ा एरिया को कवर कर सकें, बड़े एरिया का पिक्चर ले सकें, कवर हो जाए आपके उसमें फोटोग्राफ में। तो उसके लिए हम लोग अपने एंगल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिग्रियों को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर 3 डिग्री है, 4, 5, 6, मतलब बहुत कम टाइप का है, तो उसको आप टिल्टेड फोटोग्राफ बोलेंगे। मान लीजिए थोड़ा ज्यादा हो गया, 30, 40, 45 ऐसा रेंज में अगर जा रहा है, तो इसको आप बोलते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ। ऑब्लिक में भी दो टाइप का आता है, हाई ऑब्लिक, लो ऑब्लिक। जिसमें आपको हॉरिजन दिख रहा है वो आपकी हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ है, जिसमें आपको हॉरिजन शो नहीं हो रहा है वो आपका लो ऑब्लिक फोटोग्राफ है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोलता है, सिम्पसन रूल कैन बी यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एरिया व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आर। सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल आप कब यूज करेंगे? और एरिया फाइंड, देखो एरिया फाइंड करने के लिए आप सिम्पसन रूल का यूज करते हैं, ट्रेपेजोइडल रूल का यूज करते हैं, ठीक है, एंड एरिया मेथड है। तो ऐसा डिफरेंट आपके पास मेथड है एरिया फाइंड करने का, उसमें एक आपका सिम्पसन रूल होता है। तो सिम्पसन रूल आप कब यूज करते हैं? जब आपके ऑर्डिनेट्स के नंबर कैसे हों, कैसे हों, बोथ ए एंड बी, इधर ए और बी, सी बोलता है नन ऑफ दीज, डी बोलता है ऑड, ई बोलता है इवन। सिम्पसन रूल, ध्यान देंगे जब भी आपसे सिम्पसन रूल पूछे, सिम्पसन रूल, इसको आप क्या बोलते हैं, 1/3 रूल ही बोलते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल ही नाम है इसका, ठीक है, ये प्रिज्म मॉडल बोल देता है इसको। तो इसको यूज करने के लिए क्या कंडीशन है, जो आपके पास ऑर्डिनेट्स होंगे, ऑर्डिनेट्स कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। सिम्पसन की क्या कंडीशन है, आपके पास जो ऑर्डिनेट्स हैं वो ऑड हैं अगर, तभी आप सिम्पसन रूल को यूज करेंगे। क्लियर है क्या? सिम्पसन रूल की क्या कंडीशन है, ऑर्डिनेट्स कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। सिम्पसन 1/3 रूल के लिए जो ऑर्डिनेट्स हैं वो ऑड होने चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में, ऑड। वही अगर आपसे ट्रैपोजोइडल पूछते तो उसमें होता इवन होने चाहिए। ट्रैपोजोइडल रूल में ऑर्डिनेट्स इवन होने चाहिए, और आपके सिम्पसन वाले में जो ऑर्डिनेट्स है वो आपका ऑड होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ध्यान देंगे सिम्पसन के लिए जो ऑर्डिनेट्स है वो ऑड होगा, और जो आपका ट्रैपोजोइडल होता है, ट्रैपेजोइडल जो आपका फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, इसके लिए आपका जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट इसको आपका इवन होना चाहिए। ट्रैपेजोइडल में नहीं, ट्रैपेजोइडल में ऐसा कोई रूल नहीं है वैसे, सॉरी सॉरी, ट्रैपेजोइडल में ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, लेकिन आप ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो इसमें लाइंस बनती है ना, जैसे सिम्पसन रूल है मान लीजिए, तो ये जो ऑर्डिनेट्स ये सब पैराबोलिक होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसा पैराबोलिक टाइप के शेप का होता है। लेकिन अगर हम ट्रेपेजोइडल रूल की बात करें, तो इसमें ये जो लाइंस होती हैं इससे स्ट्रेट होती हैं, जिसकी बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री इसमें स्ट्रेट बाउंड्री होता है, स्ट्रेट। और इसमें पैराबोला होता है, इसमें पैराबोला होता है, पैराबोला। सिम्पसन में ध्यान देंगे, पैरा जो इसका बाउंड्री होता है ऐसे पैराबोलिक शेप का होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। और ट्रेपेजोइडल में ऐसा स्ट्रेट बाउंड्री होता है, कैसा होता है, ऐसा स्ट्रेट बाउंड्री होता है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल में स्ट्रेट बाउंड्री और सिम्पसन में आपका पैराबोला। ऑर्डिनेट सिम्पसन के लिए ऑड होने चाहिए, ट्रेपेजोइडल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। द ऑब्जर्वर मेरिडियन इज द ग्रेट सर्कल विच पासेस थ्रू दी। जो आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन होगा वो कैसा ग्रेट सर्कल, वो किससे पास होगा? ऑप्शन ए बोलता है जेनिथ, नादिर एंड हेवनली बॉडीज। बी बोलता है जेनिथ, नादिर एंड सेलेस्टियल पोल्स। सी बोलता है सेलेस्टियल पोल्स। डी बोलता है आपकी हेवनली बॉडीज। ई बोलता है जेनिथ एंड नादिर। जो आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन होगा, ग्रेट सर्कल, वो किससे पास होगा? देखिए, यहाँ आपको मैं कुछ डायग्राम शो कराती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये दिख रहा है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर खड़ा है। तो ऑब्जर्वर के जस्ट ऊपर, ऑब्जर्वर के सर के ऊपर अगर आपको एक लाइन को ड्रॉ करते ऊपर ले जाएं, तो इस पॉइंट को आप बोलते हैं जेनिथ पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको आप? जेनिथ पॉइंट। और इसी पॉइंट से आप अगर नीचे स्ट्रेट सीधे आते हैं, जो आपको पॉइंट आपके स्फीयर में मिलेगा, ये आपका सेलेस्टियल स्फीयर है, ये आपका सेलेस्टियल स्फीयर है। से आपका अर्थ है ना, अर्थ के बाहर ये जो ब्रह्मांड है, ये इसको आप सेलेस्टियल स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका अर्थ है। अर्थ में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसके जस्ट सिर के ऊपर अगर पॉइंट आप ड्रॉ ऊपर लेके जाएं स्फीयर तक, उसको आप बोलेंगे जेनिथ पॉइंट। अगर आप नीचे पॉइंट लेके आए उसको आप बोलेंगे नादिर पॉइंट। क्या बोलेंगे? नादिर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, आपका ये जो है ना, अब इसे हमको पता है कि हम मानते हैं कि मान लीजिए ऊपर आपका नॉर्थ होगा, ये नीचे आपका साउथ होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नॉर्थ साउथ आपके पास दो नॉर्थ होते हैं, दो साउथ होते हैं, एक आपका ट्रू, एक आपका मैग्नेटिक वाला। ठीक है, जो आपका सेलेस्टियल पोल, इसमें देखो यहाँ पे आपको एक ये पोल दिख रहा है, ये आपका सेलेस्टियल पोल है नॉर्थ का, ये आपका सेलेस्टियल पोल है साउथ का, ये आपका सेलेस्टियल पोल है साउथ का। ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो आपकी मेरिडियन होती है वो किससे पास होती है? तो यहाँ पे देखिए, यही ये जो आपने लाइन ड्रॉ करा है ना, ये आपको ब्लू टाइप का लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इसको मैं किससे बना दू, पिंक से करते चलो। ये जो हमको लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इसी को अपना मेरिडियन बोलते हैं। ग्रेट सर्कल भी है ये। ग्रेट सर्कल होता क्या है? ग्रेट सर्कल ऐसा सर्कल है जो आपके अर्थ के सेंटर से स्फीयर को टच कराता हुआ जो क्रॉस कर रहा है आपका लाइन, इमेजिनरी लाइन, उसको आप ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? अपना सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये आपका ग्रेट सर्कल, तो ये आप, ये भी ग्रेट सर्कल ही है। तो ये जो मेरिडियन होती है, ये कहाँ से पास हो रही है? आपके जेनिथ से, जो आपके सेलेस्टियल पोल्स होते हैं इनसे, नादिर से होता होता। ऐसा पॉइंट कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन में देखिए, जेनिथ नादिर, हेवनली बॉडी नहीं, जेनिथ नादिर और सेलेस्टियल पोल। तो जो लाइन आपके जेनिथ से, नादिर से और सेलेस्टियल पोल से पास हो रहा है, ऐसे ग्रेट सर्कल को आप क्या बोलते हैं? अपना
ऑब्जर्वर मेरिडियन बोलते हैं। अगर हम बात करें ग्रेट सर्कल का, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। ये देखिए, ये जितने आपके रेड मार्क्स दिख रहे हैं, सारे यहाँ पे ग्रेट सर्कल हैं। ये सारे ग्रेट सर्कल हैं। ये सारे का सेंटर क्या है आपका? ये सेंटर है। तो ये अर्थ के सेंटर से आपकी लाइन पास हो रही है। देख रहे हैं डिफरेंट एंगल। तो ग्रेट सर्कल इनफाइनाइट हो सकता है। ग्रेट सर्कल आपके पास इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? मान लीजिए सही आपका अर्थ है, तो अगर कोई लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, कोई सर्कल अगर यहाँ बन रहा होगा, तो आपका ग्रेट सर्कल नहीं कहलाएगा, वो फिर स्मॉल सर्कल हो जाएगा। अगर यही ये यहाँ ना बनकर अगर यहाँ बनता है, ये लाइन यहाँ कहीं बनता है, इसको आप स्मॉल सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल सर्कल। उसको आपके अर्थ के सेंटर से तो पास होना ही है। अर्थ के सेंटर से ही पास हो रहा है आपका ये लाइन। जितने भी लाइन बने ये सारे आपके जो भी ग्रेड दिख रहे हैं आपको यहाँ पर डॉटेड लाइंस में या फिर कलर में, ये सारे आपके अर्थ के सेंटर से पास हो रहे हैं। इनको आप ग्रेट सर्कल बोलेंगे। ठीक है, अगर अर्थ के सेंटर से पास नहीं हो तो आप उसको स्मॉल सर्कल बोलेंगे। तो ऐसा ग्रेट सर्कल जो आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन है, तो ऑब्जर्वर मेरिडियन कहाँ से पास होता है? तो जो आपका जेड पॉइंट है, नदिर पॉइंट है, जो कि सेलेस्टियल पोल है, इनमें से जो लाइन आपकी जो क्रॉस हो रही, जो इमेजरी लाइन बन रहा है, इसको आप अपना ऑब्जर्वर मेरिडियन बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इसमें क्या बोलता है? प्रिज्मोइडल फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। आपको प्रिज्मोइडल फॉर्मूला बताना है। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला ये तो पिछले क्लास में हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तभी डिस्कस किए थे। तो आपसे देखिए क्वेश्चन के टर्म में भी पूछ सकता है एग्जाम में, साथ ही साथ आपको क्या करेगा, आपको जो इसका फॉर्मूला बनता है वहां से ही पूछ लेता है क्वेश्चन में आपसे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वॉल्यूम। क्या तो बताइए फॉर्मूला आपको, वॉल्यूम इक्वल टू D/6 अंडर रूट में क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस 4AM। ये फॉर्मूला किसके लिए? आपके लिए प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। तो इससे पहले एक बार जो आपका क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसमें आपको क्या दे दिया था? ऊपर का बोला रेक्टेंगल टाइप का शेप का है, नीचे का रेक्टेंगल है बोला, और बोला क्या बोला क्वेश्चन में आपको, इसका आपको हाइट डेप्थ दे दिया क्वेश्चन में, और बोला इसके लिए प्रिज्मोइडल फॉर्मूला की हेल्प से इसका वॉल्यूम बताइए। तो आपको डेप्थ क्वेश्चन में गिवन था, ऊपर का एरिया गिवन था, नीचे का एरिया गिवन था। आपको इस फॉर्मूले में यूज करके इसका वॉल्यूम बताना था। बस यहाँ पे ध्यान दें, जब आपको ए मीन बोलता है, आपको एरिया का मीन करना है। तो आप A1 और A2 का मीन नहीं करेंगे, जो आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला लेंथ और ये लेंथ, इसका मीन करोगे। ये लेंथ और ये लेंथ, इसका मीन निकाल लोगे। उसका एरिया कैसे मिलता है आपको? एरिया अगर आपका रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। अगर रेक्टेंगल है आपका ये शेप ऊपर का, अगर ये जो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, तो इसका एरिया कैसे मिलेगा आपको? लेंथ इंटू विड्थ करके मिलेगा। तो यहाँ सब A1 निकाल लोगे, A2 निकाल दोगे, ए मीन निकाल लोगे, और उसका और D क्या होगा आपका? डेप्थ। ये डेप्थ बस इस फॉर्मूला में यूज कर दोगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन दोनों टाइप का बन सकता है। आपसे फॉर्मूला ही पूछ सकता है एग्जाम में, साथ ही साथ क्या कर सकता है, ये वैल्यू दे के आपसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन रहेगा, A B C D E में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? ये कुछ ऐसा है ना, ये D/6 यहाँ पे, इसको बाई 6 यहाँ पे होता, D/6 ऐसा है ये। और अंडर रूट भी नहीं लगाया है, अंडर रूट भी रहेगा ऐसे। सॉरी, अंडर रूट नहीं होता, ये अंडर रूट ना होके ये होता है, ऐसे ब्रैकेट होता है, सॉरी। D/6 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस 4AM ब्रैकेट होता है। ध्यान देंगे प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना इस फॉर्मूले को। बाकी इसके पिछले वाला क्लास नहीं देखे हो तो क्लास को देखो, और इसमें ये इससे का मैं न्यूमेरिकल भी करवाई हूँ क्लास में आपसे। तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, D/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 4 है, ये तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, ये 6 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 2AM है, तो 2 नहीं 4AM होता है।
चलिए नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बोलता है, क्रिएशन ऑफ इमेज बेस्ड जीआईएस फ्रॉम मल्टी जियो डेटा सेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच सिस्टम ऑफ जीआईएस, मैनेजमेंट, इनपुट, ऑल ऑफ दीज, प्रोसेसिंग या डिस्प्ले। आपको क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ इमेज बेस्ड जीआईएस फ्रॉम मल्टी जियो डेटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच सब सिस्टम ऑफ जीआईएस, इसका आंसर है इनपुट। ठीक है, ये याद करने जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसमें याद ही करना है ये। डिस्टेंस d/2 दिया है मैम, d/2 दिया है, कहाँ पे d/2 दिया है दिनेश? किसी बुक में दिया है क्या? d इक्वल टू लेंथ ऑफ प्रिज्मॉइड, एम एरिया ऑफ मीडियम डिस्टेंस। अच्छा, इसको d/2 बोलो। अच्छा, ये देखो ना, ये क्या लिखा है, ये ए मीन के लिए दिया है। ए एम क्या बोलता है, एरिया ऑफ द सेक्शन सिचुएटेड मिड वे एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 फ्रॉम ईच एंड। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ये 3D में कोई इमेज है, मान लीजिए ऐसा कोई, अगर ये इसका डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो जो ये ए मीन का बात कर रहा है ना, ये ए एम जो लिखा है, ये बोलता है कि ये d/2 डिस्टेंस पे है। यहाँ का जो एरिया होगा इसको हम ए मीन बोल रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे मान लो जो हम क्वेश्चन देखे थे ना, जो क्वेश्चन देखे थे उसमें कोई मान सेक्शन ये मैं बनाई, मान लीजिए ये मेरा 6 मीटर है, ये मेरा 3 मीटर है, ठीक, और यहाँ मान लो ये मेरा 4 मीटर है और ये मेरा 1 मीटर है। ये ऐसा कुछ है, मान लो ये ऐसा कुछ है ये, तो इसका आपको हाइट दे दिया है, मान लीजिए हाइट बोला 6 मीटर है, हाइट बोला 6 मीटर है, तो जो ये ए मीन का ऊपर का ये तो A1 हो जाएगा, यहाँ का एरिया A2 हो जाएगा, तो ए एम कहाँ का एरिया है, ए एम कहाँ का एरिया है, जो एरिया यहाँ पे इस 6 के आधे पे कहीं पे होगा ना, ये एरिया को आप यहाँ का एरिया को आप ए मीन बोल रहे हो, ये बोला है क्वेश्चन। जो ए एम, वो d/2 डिस्टेंस, मतलब इस 6 के आधे यानी कि 3 मीटर पे जो इसका एरिया बन रहा होगा यहाँ पे, वो आपका क्या है, ए एम है। डिस्टेंस d/2 नहीं दिया है, d तो लेंथ है प्रिज्मोइड का आपका, ए एम जो एरिया है वो d/2 डिस्टेंस पे है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो जाहिर बात है ए एम होता भी कहाँ, मिड वे, इसका एरिया और इसका एवरेज कर देंगे यहाँ का। तो कैसे किया था हम पिछली बार, 6 + 4, इसका आपने एवरेज निकाल दिया, यहाँ 3 है, यहाँ 1, इसका आप एवरेज निकाल दो, जो आएगा उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ का आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, फॉर्मूला यही है, d/6 ब्रैकेट में A1 + A2 + 4AM। यहाँ आइए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्लिप्टिक विद द इक्वेटर इज कॉल्ड। जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्लिप्टिक का इक्वेटर के साथ, उसको आप क्या बोलते हैं? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, और इक्विनोटिकल पॉइंट्स आप दोनों बोलते हो इसको। जो आपका इक्वेटर है, मान लीजिए आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है मान लीजिए, जो आपका अर्थ का जो ये बनेगा, ये वाला ऐसा शेप इक्लिप्टिक शेप, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी ये सब, ठीक है।
तो इस पॉइंट जो आपका यहाँ पे इक्वेटर से मिल रहा है ये वाला पॉइंट, इसको आप बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस, इसको आप बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। सब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इक्विलॉजिकल पॉइंट्स हम इसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। फॉर एन एरियल फोटोग्राफ द इंटरप्रिटेशन इज इजी इफ इट इज। एरियल फोटोग्राफ में इंटरप्रिटेशन कब इजी हो जाएगा? जब फोटो आपका ऑब्लिक हो, टिल्टेड हो, वर्टिकल हो, नन ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई कि अगर आप इसे, आपको समझाई नहीं यहाँ पे, जब आप पिक्चर लेते हैं, तो मान लीजिए ये आपका फ्लाइट है, मान लो ये फ्लाइट है, कैमरा लगा हुआ है इसमें, ठीक। ये आपका ग्राउंड, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपका ग्राउंड है। आपको इसका अगर पिक्चर लेना है, आपने जो आपका ग्राउंड के जस्ट ऊपर में आपका प्लेन उड़ रहा है, प्लेन के नीचे आपने कैमरा लगा दिया, जो ये पिक्चर को लेगा, इसको आप बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ। क्या बोलेंगे? वर्टिकल फोटोग्राफ। अगर आपको बड़े एरिया को कवर करना होता है, तो हम ऐसा एकदम वर्टिकल ना लेके हल्के से एंगल में लेते हैं फोटो को। हल्के से आप एंगल में लेते हो फोटो को। तो अगर आप 3 डिग्री से कम तक का एंगल में आपने फोटोग्राफ लिया है, तो उसको वर्टिकल फोटोग्राफ बोलते हैं। अगर 3 डिग्री से ज्यादा आपका फोटोग्राफ आपने लिया, उसको बोलते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ। और यही एंगल अगर आपने 40 से 45 डिग्री तक बढ़ा दिया, तो उसको आप बोलते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ, ठीक है। अब देखिए, ऑब्लिक में भी दो टाइप का होता है, एक होता है हाई ऑब्लिक, एक होता है लो ऑब्लिक। अगर आपको हॉरिजन दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं हाई ऑब्लिक। अगर हॉरिजन नहीं दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं लो ऑब्लिक। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? जहां पे आपको आपकी आसमान और धरती मिलते हुए दिखते हैं। कभी कभी आप कभी ऊंचे पे खड़े होते हैं, तो आपको को लगता है कोई ऐसा पॉइंट आपको दिखता है जहां आपको लगता है कि आसमान और धरती मिल रहे हैं उस पॉइंट पे, तो उसको आप बोलते हैं हॉरिजन, ठीक है। तो अगर आपको ये अपने पिक्चर में दिख रहा है, तो उसको आप बोलेंगे हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। अगर ऐसा पॉइंट आपको नहीं दिख रहा, तो आप बोलेंगे लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है कि एरियल फोटोग्राफ में डेटा का इंटरप्रिटेशन कब इजी हो जाएगा? जब फोटो कैसा हो आपका, जब फोटो कैसा हो, ऑब्लिक हो, टिल्टेड हो, वर्टिकल हो, नन एनी ऑफ दिस। जाहिर सी बात है, अगर आपको ज्यादा क्लियर में देखना है, बड़े पूरे इमेज को देखना है, तो उसके लिए आपको ऑब्लिक फोटोग्राफ लेना पड़ेगा। वर्टिकल में तो सिंपल आपको इतने चीजें बस दिखेंगी। अगर आपको बड़े डाटा को इंटरप्रिटेशन करना है ज्यादा, तो आपको ऑब्लिक लेना पड़ेगा फोटोग्राफ की। आपका प्लेन तो यहाँ पे उड़ रहा है, लेकिन फोटो ले रहा है इतने सारे बड़े बड़े एरिया का ले रहा है फोटोग्राफ, ठीक। तो बड़े एरिया को अगर आपको कवर करना है, तो आपको ऑब्लिक फोटोग्राफ लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बोलता है? द फोकल लेंथ ऑफ एन एरियल कैमरा इज 12.5 सेंटीमीटर। आपको आपके कैमरा का फोकल लेंथ एफ गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। एंड द एक्सपोजर स्टेशन वाज इतना, और स्टेशन की हाइट आपको दी हुई है 2500 मीटर। स्टेशन की हाइट आपको डेटम से 2500 मीटर दिया हुआ है। आपको स्केल फाइंड करना है। जब भी आपको फोटोग्राफ का स्केल फाइंड करना होता है, सिंपल कैसे बनता है फॉर्मूला? F/H। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको फोटोग्राफ फाइंड करना है, वर्टिकल स्केल आपको निकालना अपने फोटोग्राफ का, फॉर्मूला बनता है F/H। एफ क्या है आपका? फोकल। कितना दिया है? 12.5, लेकिन सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान देंगे। एच आपको क्या है? हाइट 2500 मीटर। 2500 मीटर, ये सेंटीमीटर है मीटर, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। चाहे आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, मिलेगा आपको 1 सेंटीमीटर, यहाँ नीचे मिलेगा आपको 200 मीटर। इसको आप सॉल्व करें तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा, आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर है ये। ऑप्शन ई। या तो इसको पूरा एक ही यूनिट में लेके आओ, सॉल्व करो, फिर कन्वर्ट कर लो। यहाँ से आपको डायरेक्ट इसको आप सेंटीमीटर में रखिए, इसको बस काटा पिट्टी करिए और आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये 12.5 से काटोगे ना इसको, तो 200 मिल जाएगा नीचे आपको। क्लियर है क्या? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का आपने स्केल यूज किया है। स्केल निकालना बहुत आसान है फोटोग्रामेट्री में। F/H, फोकल लेंथ अपॉन में आपका जो भी हाइट गिवन है डेटम का। क्लियर है क्या?
इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? फॉर्मूला याद रखेंगे, स्केल निकालना है एफ अपॉन में एच। एफ आपका है फोकल लेंथ, एच आपका है जो भी डेटम से आपके एक्सपोजर स्टेशन तक की हाइट है, आपकी एच हो जाएगी। बस इसको काट लो, वैल्यू मिल जाए 200 आपको। डाउट है तो पूछिए, है ना? बाकी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ नहीं पूछना तो आप अलग से मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बनाइए, जहां मेरे को डाउट आता है आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए। द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय। जो आपके बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी है उसको आप कैसे इंक्रीज करेंगे? कैसे इंक्रीज करोगे? कैसे इंक्रीज करोगे? सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करते हो? ध्यान दोगे, सेंसिटिविटी अल्फा से डिनोट करते हैं। कब बढ़ता है? जब आपका डायमेंशन बढ़ता है। डी मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ, रेडियस, इस टाइप का चीज होगा तो आपका डायमेंशन में आएगा। इसको आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। दूसरा क्या है? अल्फा कब बढ़ेगा? जब आपका प्रॉपर्टी, पी फॉर प्रॉपर्टी आपका कम होगा। प्रॉपर्टी मतलब विस्कोसिटी हो गया, है ना, इस टाइप कोई भी चीज अगर है, रफनेस हो गया, ये सारी प्रॉपर्टी है। अगर इसको आप कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ऑप्शन में क्या बोलता है कब इंक्रीज होगा? ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज। बी बोलता है डिक्रीज करोगे आप लेंथ को, लेंथ मतलब डायमेंशन, तो डिक्रीज करने से नहीं, इंक्रीज करने से, तो गलत हो गया। सी बोलता है रफनेस को इंक्रीज करोगे, तो रफनेस मतलब कि प्रॉपर्टी है, रफनेस क्या हो गया आपका? प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रॉपर्टी को कम करने से क्या होता है? बढ़ता है, तो प्रॉपर्टी को तो बढ़ाने ही बोल रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। लेंथ को इंक्रीज करना है, लेंथ मतलब डायमेंशन, हाँ, तो डायमेंशन को ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब हाँ सेंसिटिविटी बढ़ेगा, तो ये ठीक है। चलो, इंटरनल रेडियस, रेडियस मतलब फिर से डायमेंशन, रेडियस मतलब क्या बोलेगा? डायमेंशन। डायमेंशन क्या करने बोल रहा है इसमें? डिक्रीज करने, तो डिक्रीज करने से क्या होगा? नहीं भाई, बढ़ाने से होता है गलत हो गया, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। लेंथ को इंक्रीज करेंगे मतलब डायमेंशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो सेंसिटिविटी से आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, थ्योरी बनता है इससे। तो बस ये आपको याद रखना है कि डायमेंशन को बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी को कम करोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ता है। तो प्रॉपर्टी मतलब विस्कोसिटी हो गया, रफनेस हो गया, ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं। बाकी लेंथ का अगर बात करता है, रेडियस का बात करता है, तो आपका डायमेंशन है वो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। द लेंथ ऑफ अ लाइन measured with 20 meter chain was found to be 302 meter. The true length of a line was known to be 300 meter. The error in the chain is. आपसे एरर फाइंड करने बोला है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आपसे एरर बोल रहा है निकालने के लिए या करेक्शन निकालने बोला है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में एरर बोला है या करेक्शन बोला है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है? देखो आपको क्या दिया है, आपने एक 20 मीटर के चेन से मेजरमेंट किया, यानी कि आपको एल दे दिया है 20 मीटर, एल दे दिया है 20 मीटर। आपको जब आपने मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू कितनी मिली आपको? मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड लेंथ, जो आपने मेजर किया फील्ड में आपको मिला है 302 मीटर। ट्रू लेंथ, सही लेंथ कितना है आपके लाइन का? सही लेंथ है 300 मीटर। सही लेंथ कितना है? 300 मीटर। फॉर्मूला क्या बोलता है आपका? फॉर्मूला क्या बोलता है? ट्रू लेंथ इक्वल टू, ट्रू लेंथ इक्वल टू क्या बोलता है फॉर्मूला? एल डैश अपॉन में एल इंटू में मेजर्ड लेंथ। ये आपका फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला एल डैश कितना है हमको पता नहीं, एल कितना है? 20 मीटर। मेजर कितना किया फील्ड में आपने? 302, और ट्रू कितना है आपका? 300। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? एल डैश कितना आ जाएगा? एल डैश ये जगह 300 इंटू में 20 और डिवाइड कर दिए 302 से। सॉल्व करने का प्रैक्टिस थोड़ा करिए, है ना? से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगा आपको 19.86 समथिंग।
19.86 समथिंग कुछ ऐसा मिलेगा आपको वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपको लेंथ फाइंड करने नहीं बोला है उसने, आपको लेंथ फाइंड करने नहीं बोला, एरर बोला है, एरर। तो एरर कैसे निकालेंगे? आपका एक्चुअल में लेंथ कितना था? 20 मीटर का था। आपका वैल्यू कितना मिला आपको? 19.86, यानी कि एरर कितने का है? 0.13 मीटर का। 0.13 मीटर का एरर है। अगर आपसे करेक्शन पूछता कितना आपको करेक्शन करना पड़ेगा, तो एरर का उल्टा होता है करेक्शन। तो करेक्शन कितना होता? ये पॉजिटिव में है तो माइनस में 0.13 मीटर, ये आपका करेक्शन हो जाएगा, ये आपका करेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो गया। ध्यान देंगे, एरर पूछा है या करेक्शन पूछा है आपसे एग्जाम में? एरर का उल्टा होता है करेक्शन, एरर का उल्टा होता है करेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। गिवन क्वाड्रेंट बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू नॉर्थ 46 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, फाइंड इट्स होल सर्कल बियरिंग। आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में क्वेश्चन गिवन है, आपसे क्या फाइंड करने बोला है? आपसे क्या फाइंड करने बोला है? होल सर्कल बियरिंग में इसका वैल्यू कितना होगा? डब्ल्यूसीबी सिस्टम में कितना होगा इसका वैल्यू? देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो बोलता है आप उसको ड्रॉ करिए, सबसे इजी टेक्निक यही है। मेरे अपना ये ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ठीक, क्या बोला? नॉर्थ और ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये क्वाड्रेंट है। कितना बोला एंगल वैल्यू? 46 डिग्री 30 मिनट, नॉर्थ से बोला है ना, नॉर्थ से। क्वाड्रेंट में आप नॉर्थ से ईस्ट जाते हैं, नॉर्थ से वेस्ट जाते हो, साउथ से ईस्ट या साउथ से वेस्ट, किधर ही मूव करो, इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसा कुछ नहीं है। क्लॉक वाइज भी घूमते हो आप, एंटी भी घूमते हो, किसमें? क्वाड्रेंट बियरिंग में, क्यूबी सिस्टम में। चलिए, आपका जो एंगल कहाँ बन गया? यहां बन गया, नॉर्थ से ईस्ट 46 डिग्री 30 मिनट। आपको आंसर किसमें करने बोला है? आंसर किसमें करना है आपको? डब्ल्यू में करना है, डब्ल्यू डब्ल्यूसीबी में आप नॉर्थ से ही घूमते हैं और क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, क्लॉक की दिशा में। तो नॉर्थ आपका ये है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज यहीं तो पहुंच गए। तो कितना हो गया इसका आंसर? 46 डिग्री 30 मिनट आपका डब्ल्यूसीबी सिस्टम में हो गया वैल्यू, नॉर्थ से क्लॉकवाइज उस लाइन तक। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 46 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये? क्लियर है क्या ये? चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, इसमें क्या बोलता है? अ बैक साइड रीडिंग ऑन अ बेंच मार्क इक्वल टू 100 मीटर वॉज 3.250 मीटर। द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग टू द बॉटम ऑफ अ गर्डर वॉज 1.250 मीटर। द आरएल ऑफ द बॉटम गर्डर इज। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या लाइन बोल दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड लिखा है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, ध्यान देंगे। देखो, क्वेश्चन में कैसा बनेगा? क्वेश्चन में कैसा बनेगा? यहाँ पे ग्राउंड हो गई, या आपका ग्राउंड हो गया। यहाँ मान लीजिए आपने अपना इंस्ट्रूमेंट को रखा, यहाँ आपने एक बैक साइड रीडिंग लिया, एक बेंच मार्क है ये आपका 100 मीटर दिया है आपको बेंच मार्क। 100 मीटर के बेंच मार्क पे आपने अपना स्टाफ को रखा, और जो रीडिंग मिलता है आपको कितना मिलता है? 3.250 मीटर। कितना रीडिंग मिलता है यहाँ पे आपको? 3.250 मीटर मिलता है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब बोलता है आपका गर्डर है, तो गर्डर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई गर्डर होगा, ये गर्डर है, ये गर्डर है आपका। अब गर्डर में आपने क्या रखा?
अपना स्टाफ, जनरली आप स्टाफ मान लीजिए ग्राउंड है ये, यहाँ पर आप स्टाफ रखते तो स्टाफ का जीरो यहाँ पे है, और स्टाफ मतलब स्केल ही तो है, ये स्केल, ऐसा आपका स्टाफ होता है, ऐसा स्टाफ। लेकिन इस बार आपने इस स्टाफ को उल्टा रख दिया है, मतलब ऐसा कुछ रखा आपने स्टाफ, इसका जीरो यहाँ पे है, इसका जीरो यहाँ पे होता है जनरली, लेकिन इसका जीरो यहाँ पे है। और ये जो वैल्यू आपने पढ़ा यहाँ पे आपको 1.250 मिलता है, आपको यहाँ का आरएल बताना है, आपको उस गर्डर के बॉटम में यहाँ का आरएल बताना है। कैसे मिलेगा यहाँ का आरएल, कैसे मिलेगा? सबसे पहले क्या निकालते हैं, एच आई निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैसे मिलता है, जो भी आपका बेंच मार्क आरएल है, बेंच मार्क आरएल में करते हैं प्लस कर देंगे इस बैक साइड को, जोड़ दो भाई, 100 में क्या करो, जोड़ दो, कितना को 3.250, कितना मिला आपको 103.250 मीटर। ठीक है, आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। कैसे मिलेगा आरएल, गर्डर कैसे मिलेगा, गर्डर का आरएल आपको, अभी आप यहाँ तक पहुंच गए इस ब्लैक वाली लाइन तक। एच ए मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का हाइट आपके ग्राउंड से विथ बेंच विच आपका आरएल के साथ, यहाँ का जो आरएल है प्लस बैक साइड आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया, इस ब्लैक लाइन तक पहुंच गए आप। आपको यहाँ पहुंचने क्या करना पड़ेगा, इसमें और इतने को ऐड करना पड़ेगा, तो एच आई में आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किसको, अपने फोर साइड के रीडिंग को। तो एच कितना दिया आपको 103.25 प्लस कितना दिया वैल्यू आपको 1.25, जोड़ो जो कितना आता है, आपको वैल्यू मिलेगा 104.5 मीटर। ऑप्शन डी, दिनेश का आंसर आ गया था, वेरी गुड, 104.5। इन्वर्टेड बोला है, इन्वर्टेड बोला इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया, नहीं तो इन जब हमको आर अगर निकालना होता है और फोर साइड बोलता है तो हम लोग माइनस करते हैं। अगर ये ग्राउंड में पॉइंट होता ना तो हम लोग माइनस करते वैल्यू को, तो वहां पे इन्वर्टेड स्टाफ बोलता भी नहीं। जब भी आपको एच आई निकालना होता है तो आप आर एल में प्लस करते हैं, बैक साइड फॉर्मूला में यही बोलता है। लेकिन आपको अगर फोर साइड दिया है, आपको आर एल निकालना है, तो आप एच आई में से माइनस करते हैं फोर साइड को नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पे इन्वर्टेड बोला है, इसे हमने प्लस कर दिया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट चाहिए इस पे, इसमें क्या बोला है आपसे, गिवन क्वाड्रेंट बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू साउथ 46 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, फाइंड डब्ल्यू सी बी। वैसे ही क्वेश्चन है आपके पास ये भी, इसमें क्या दिया है आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या बोला है आपको, साउथ से वेस्ट बोला है इस बार, साउथ से वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट, मतलब यहाँ कहीं पे आपकी लाइन है, यहाँ कहीं पे लाइन है, कितने हैं साउथ से, कितना है ये 46 डिग्री 30 मिनट साउथ से है। आपको डब्ल्यू में आंसर करना है, बताइए कितना हो जाएगा डब्ल्यू में, डब्ल्यू मतलब कहाँ से आना है आपको, नॉर्थ से इस लाइन तक आना है, आपको ये रेड वाला एंगल बताना है, कितना हो जाएगा ये एंगल, बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ए 226 डिग्री, बी 46 डिग्री, सी 136 डिग्री, या डी 316 डिग्री, 316 डिग्री, क्या हो जाएगा, कैसे मिलेगा रेड वाला वैल्यू, ये ब्लैक साउथ से वेस्ट पता है आपको 46 डिग्री 30 मिनट, दिनेश 226 डिग्री बोल रहे हैं, बाकी लोग का कैसे मिलेगा देखो, ये कितना होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तो पता है आपको 46 है, आपको ये तो पता है 46 है, ये कितना होता है, ये इतना एंगल कितना होता है 180 होता है क्या, आपके स्केल में अगर आप बोलो मैं ये एंगल कितना होगा तो कितना होगा 180 होगा ये,
वैसे भी ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ तक आपका 90 होता है, प्लस मतलब ये 180 पहुंच गए आप, ये प्लस 90 के 270 पहुंच गए आप, और वापस से आप 360 पहुंच गए। ये तो चक्कर है। एक चक्कर जो होता है ये 0 है, यहाँ तक 90 है, यहाँ तक 180 और यहाँ तक आपका 270 है, वापस से 360 है। ये हो गया पूरा एक चक्कर। तो ये आधा आपको 180 है, 180 आपके पास है, प्लस कर देना है 40 से 30 मिनट। लो प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 30 आ गया, ये 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 2 हो गया डिग्री, 226 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन ए। तो बहुत आसान है कन्वर्जन, ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म आपका। बाकी दूसरे आपके जो पीवाईक्यू है उसको नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? जितना भी क्वेश्चन डिस्कस, किसी में कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है क्वेश्चन में अभी तक के? अभी तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है? आपका ये सारा पीडीएफ आपके कंटेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा ना, वीडियो और साथ में जो आपका सर्वे, उसी के नीचे में एक फोल्डर बना हुआ है स्टडी मटेरियल करके, उसमें 5वें तक के आपका सेट डाल चुकी हूँ पीवाईक्यू का। ये वापस जो भी दो और बच गया 6 और 7, ये भी मैं डाल दूंगी, तो वहां से भी आप पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.